नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे संकेत उपाध्याय और डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा के साथ द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे माओवाद की, नक्सलिज्म की। नक्सल प्रभावित इलाके इस देश में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाके जो कहे जाते थे, जहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस होता था, जहां पर विकास करने में बहुत दिक्कत आती थी, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के एक इलाके को आजाद घोषित कर देना और उसको अपने हिसाब से चलाना और न जाने कितने सैकड़ों हजारों मासूमों की जान ले लेना, सुरक्षा बलों की जान ले लेना, ये कहां तक सही था, इस पर तो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक हाल फिलहाल खबर आई कि 300 से ज्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट यानी कि माओवादियों को मार गिराया गया इसी साल में, और हमारी जो फोर्सेस हैं वो देश को नक्सल मुक्त 2026 तक बनाने के मिशन और टारगेट पर आगे बढ़ रही हैं। और इसी श्रृंखला में एक बहुत बड़े नेता जिनका नाम है बसवराज, उनका एनकाउंटर हुआ। पहली बार ऐसा बताया जाता है कि इतने सीनियर फंक्शनरी, नक्सली नेताओं के इतने सीनियर फंक्शनरी को मार गिराया गया एनकाउंटर में, बिल्कुल जड़ से उखाड़ने के लिए। लेकिन जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि नक्सल मूवमेंट और माओवाद इस देश में अब खत्म होने की कगार पर है, यह भी जानना जरूरी है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। और बस उसी यात्रा पर आइए हम चलते हैं द रेड माइक पाठशाला में डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा के साथ। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले थोड़ा सा आप एक बैकग्राउंड दे दें, ये बता दें कि ये किस संदर्भ में हम ये बातचीत कर रहे हैं। संकेत, आई थिंक संदर्भ आपने दे ही दिया है कि जो ये करंट ऑपरेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, खासकर जहां पे नक्सलियों को जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनसे डील कर रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि काफी संख्या में डील हो भी चुके हैं, मैं कह रहा हूँ डील मतलब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, और बड़े लीडर्स की तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको पकड़ने के लिए प्लानिंग की जा रही है और सक्सेस भी पाया जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि देखिए, ये शो सिक्योरिटी पर नहीं है, ये शो उन टैक्टिक्स पर नहीं है, क्योंकि वो हमारा डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन है सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो नक्सलिज्म एज वी नो टुडे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज वी नो टुडे कहीं तो शुरू हुआ होगा, कभी तो शुरू हुआ होगा, कोई तो कारण रहा होगा कि वो शुरू हुआ। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये सही समय है व्यूअर्स को ये समझने का कि एक तरफ तो ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम की जड़ क्या थी, ताकि हम अपने इतिहास से सीखकर अपने फ्यूचर में वो गलतियां ना दोहराएं, जिसकी वजह से ऐसा कोई खतरा फिर से पैदा हो। तो ये इसका बेसिस था। और अगर हम आंकड़ों की मदद से देखें संकेत, इससे पहले कि मैं कॉजेज में जाऊं कि पिछले कुछ वर्षों में क्या होता आ रहा है, आपको याद होगा, मुझे याद है जब मैं 2010 में एक स्टूडेंट था कॉलेज में, दांतेवाड़ा में एक बहुत ही क्या कहेंगे उसको, बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट हुआ था, जहां पे जवानों को एम्बुश करके कई दर्जन जवानों को, भारतीय सीआरपीएफ के मुझे याद पड़ता है, उनको मार दिया गया था। 2012 में एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आई थी, अंडररेटेड मुझे लगता है, प्रकाश झा की चक्रव्यूह। उसमें भी ये दिखाया गया था किस प्रकार से माओइस्ट ऑपरेशंस का एग्जीक्यूशन होता है और कैसे सीआरपीएफ को टारगेट किया जाता है, और कैसे क्रॉस फायर में जो लोग फंसते हैं, माओइस्ट और जवान जो हैं, वो हैं लोकल गांव वाले। हुआ क्या है, फॉर्चुनेटली, या कहेंगे कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स पिछले 10-15 साल में ये जो नंबर ऑफ सिविलियंस किल्ड बाय एलडब्ल्यूई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, घटा है, और इंसिडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक अटैक, मतलब जितनी संख्या है अटैक्स की वो भी घटी है। आप ये दोनों ग्राफ देख सकते हैं, सरकारी आंकड़े हैं ये, जहां 2010 में 700 से ऊपर मौतें हुई थी इस एलडब्ल्यूई की वजह से, वो आंकड़ा अब 100 से ऊपर है 2024 में। और अगर हम नंबर ऑफ अटैक्स देखें तो वहां भी बहुत बड़ी एक गिरावट आई है। अगर अब हम आगे इसको और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करें कि राज्य दर राज्य जो है, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ज्यादा ये प्रॉब्लम आज भी है, तो अगर हम पहले ये मैप देखें, और संकेत आपको याद होगा एक फ्रेज कौन होता है, द रेड कॉरिडोर।
द रेड कॉरिडोर वो इलाका था जहां पे कहते थे कि ये एक पूरा स्ट्रेच है जहां माओइस्ट इन्फ्लुएंस या एलडब्ल्यू इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ दो मैप हैं। 2007 का मैप आप देखेंगे संकेत, सेंट्रल और ईस्टर्न भारत, और खासकर अगर आप देखिए तेलंगाना से चलती है ये पट्टी और ये बंगाल तक जाती है। जो लाल इलाके हैं वो खासकर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, उस समय तेलंगाना नहीं था तो आंध्रा ही था वहां, और झारखंड के कुछ इलाके और बंगाल के कुछ इलाके। वो लाल इलाका सबसे ज्यादा इंपैक्टेड था। उससे थोड़ा कम इंपैक्टेड था पीला इलाका, और सबसे कम जो हरा इलाका, जैसे मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं या महाराष्ट्र में कुछ इलाके। कट टू 2017, जो ये जिले हैं जहां पे ये इंपैक्ट था वो बहुत कम हो जाते हैं। जो लाल पट्टी आप देखिए कितनी सिकुड़ गई 2017 में। अब यहां पे ही क्यों? तो कुछ रिसर्च कहती है कि माओइज्म वहां आया जहां जंगल ज्यादा थे, वहां पे स्ट्रेटेजिक रीजंस थे। उस पर भी हम और बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखें ये जो पूरी आप जो इलाका है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र का ये जो इलाका है, इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां ट्राइबल पॉपुलेशन ठीक ठाक संख्या में है। जंगल जो है जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देते हैं ऐसे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए, वो भी ठीक ठाक संख्या में है। तो कई कारण है, ये तो होगा एक लॉजिकल कारण, बट अभी हम और डिटेल में जाएंगे। बट अब देखिए ये स्ट्रेच सिकुड़ा है, और इसको अगर हम और एक और तरीके से प्रेजेंट करें इसी सेम चीज को, तो अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ जिले, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है इंपैक्टेड, तो सरकार का जो आंकड़ा है वो अगली स्लाइड पर हमने दिया है कि जहां पे जो नंबर ऑफ इंपैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 100 से ऊपर हुआ करते थे 2013 में, 125 के आसपास, वो 24 में 38 जिले रह गए एलडब्ल्यूएफ इंपैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। पुलिस थाने जहां से एलडब्ल्यूई वायलेंस की रिपोर्टिंग आती थी, 2010 में ऐसे 465 थाने थे 96 जिलों में, और 2023 में आके यह आंकड़ा सिकुड़ गया 171 पुलिस थाने 42 जिलों में। कई लोग ये कहेंगे कि देखिए हमारे यहाँ रिपोर्टिंग तो वैसे भी अच्छी नहीं होती, हो सकता है कारनामे अभी भी हो रहे हो लेकिन रिपोर्टिंग कम हो रही हो, वो बात जायज है। लेकिन सरकारी आंकड़ा ये है, अगर 465 पहले था तो अंडर रिपोर्टिंग तब भी हो रही होगी, और अगर आज 171 तो अंडर रिपोर्टिंग आज भी हो रही होगी। तो ये दोनों ही आंकड़े 100% सही नहीं है, लेकिन एक जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ का है। इसमें मुझे लगता है हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्टेड इंसिडेंट्स में भी एक कमी आई है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि 2010, 8, 9, 10, 11, 12 का वो समय था संकेत जब रेड टेरर एक बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। आपको याद होगा 2013 में कांग्रेस की पूरी छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को साफ कर दिया गया था एक माओइस्ट अटैक। अगर वो अटैक ना होता तो भूपेश बघेल का जो आज हम पॉलिटिकल करियर है वो बहुत ही अलग होता, या टीएस सिंह जो का करियर अलग ही होता, क्योंकि उस समय जो छत्तीसगढ़ की लीडरशिप थी कांग्रेस की, वो जिस रास्ते से जा रही थी वो एम्बुश हो गई थी पूरी इलेक्शन से जस्ट पहले। तो इस लेवल पे वहां पे चीजें हो रही थी, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज भी अगर हम देखें तो हालांकि काफी हद तक ये प्रॉब्लम को डील कर लिया गया है। और जब मैं कहूं डील, इसमें केवल सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, इसमें इकोनॉमिक और सोशल मेजर्स भी हैं जो सरकारों ने लिए हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है, और कुछ हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। सो बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस इसमें एक कमी आई है। लेकिन आज भी अगर हम देखें राज्य दर राज्य, अगर हम डिसएग्रीगेट करें कि आज जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वहां का क्या सेग्रीगेशन है, तो आप पाएंगे कि खासकर 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी ये एक प्रॉब्लम है, जो हम अगले स्लाइड में बताएंगे। छत्तीसगढ़ जहां 15 जिले अभी भी इंपैक्टेड हैं, झारखंड जहां 5 जिले इंपैक्टेड हैं, और उड़ीसा जहां 7 जिले इंपैक्टेड हैं। ये मैं कहूंगा कि अभी भी ऐसे राज्य हैं जहां ये प्रॉब्लम है। आप देखिए आंध्रा में 1 है, केरल में 2, एमपी में 3, महाराष्ट्र में 2, तेलंगाना में 2, बंगाल में 1, और कैजुअलिटीज भी ज्यादा नहीं आती इन इलाकों से। लेकिन छत्तीसगढ़ में 15 जिले, झारखंड में 5, और झारखंड का तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अभी इलेक्शंस के लिए घूम कर आया तो मुझे समझ में आया कि कौन से बेल्ट में क्या स्थिति है, कहां पे आप रात को 10 बजे के बाद नहीं जा सकते गाड़ी में वगैरह वगैरह, और उड़ीसा में 7। और वहीं अगर आप दायां ग्राफ देखें तो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज 2024 में हुई एलडब्ल्यू की वजह से, वो छत्तीसगढ़ में 250 से ऊपर, और उसके बाद फिर झारखंड में तकरीबन 50 के ऊपर। यही 2 टॉप के स्टेट्स हैं। तो अब जब ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं,
आपको समझ जाना चाहिए वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डेटा आपको बता रहा है कि छत्तीसगढ़ स्टिल रिमेन्स अ मोर सिवियरली इंपैक्टेड स्टेट व्हेन इट कम्स टू LWE। तो ये तो है आज की स्थिति। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन आंकड़ों से आपने एक चीज ये जानी कि कम हो रहा है माओवाद, कम हो रहा है धीरे धीरे इस देश में, पूरी तरीके से अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और छत्तीसगढ़ उसका अभी भी बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है, फॉलोड बाय झारखंड। लेकिन जब तक ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता तब तक समस्याएं हैं, और समाप्त कर देने की घोषणा और उसमें जल्दबाजी भी सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई छिटका हुआ ग्रुप सक्रिय हुआ और यहां आपने घोषणा कर दी कि हमने समाप्त कर दिया, और फिर कोई उठ खड़ा हुआ, तो इसमें बहुत सारे लोग जो उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि अब चीजें बदल गई हैं, उनके साथ नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को लेकर के भी 2026 के टारगेट पे सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मैं चाहूंगा डॉक्टर बत्रा अब आप थोड़ा सा और विस्तार में जाएं और हमको इसके सोशल इम्प्लीकेशंस, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, उन सब के बारे में बताएं। इम्प्लीकेशन ज्यादा कॉजेस पर हम बात करेंगे। कॉजेस, करेक्ट। 1967 में नक्सलवाद शुरू होता है बंगाल के एक गांव में। नक्सलबाड़ी दार्जिलिंग की तरफ पड़ता है, और वहां पे क्या था मूवमेंट, ये था कि वहां पे जमींदार और जो किसान है उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। एक कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी झड़प हो जाती है। किसान मुद्दों को अपने हाथ में ले लेते हैं, पुलिस इंटरवीन करती है, फायरिंग होती है, और एक बहुत, जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही टेंस सा माहौल बन जाता है। और वहीं से कहीं ना कहीं नक्सलवाद, और नक्सलवाद नाम भी जो आया नक्सलबाड़ी से आया, नक्सलबाड़ी से निकलता है, और नक्सलवाद की शुरुआत वहां से उसे एक फ्लैश पॉइंट माना जाता है। देखिए, डिसकंटेंट तो चल ही रहा था। 47 में जब अंग्रेज जाते हैं, उसके बाद जमींदारी हटाने की बहुत कोशिश होती है। हमने इस पर एक पूरा एपिसोड भी किया था, संकेत आपको याद होगा, दिसंबर के महीने में, कि जमींदारी जहां जहां थी, कैसे वहां आज भी भारत में डेवलपमेंट कम है। तो बंगाल में जमींदारी थी, बिहार में जमींदारी थी, तो उन इलाकों में एक जो कहते हैं कि, और खासकर बंगाल में जो कि लेफ्ट का राज आ जाता है, तो वहां पे बॉटम अप एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो ही रहा है। तो 67 में आगे कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहां इस इलाके में किसान कहते हैं नहीं अभी बस हो गया, अब हम अपने जमींदार का शोषण नहीं सहेंगे, और उसके बाद वो एक फ्लैश पॉइंट बनता है। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जो एकेडमिक रिसर्च हमें बताती है, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए अगर हमें ये समझना है कि एक्चुअली नक्सलवाद कैसे पनपा। उसमें से एक कारण आपको मैंने बताया, जमींदारी का इंस्टीट्यूशन, बट इसको और डिटेल में समझते हैं, और इसके लिए मैं 4 रिसर्च आर्टिकल्स की मदद लूंगा, और मुझे लगता है चारों बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं। हालांकि दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, बट रिसर्च का यही मजा है कि यू प्रपोज, यू डिस्पोज एंड देन यू रीप्रपोज। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंगेजिंग डिबेट है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपके व्यूअर्स जो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और सोसाइटी इसके इंटरसेक्शन पे या तो रिसर्च करते रुचि रखते हैं, मुझे लगता है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये रहेगा। तो जो पहला पेपर है वो 2019 का है। इसके ऑथर्स हैं अजय वर्गीज और इमानुएल टिटलबाउम, और ये कहते हैं कि देखिए, जहां जहां अंग्रेज ज्यादा सक्रिय थे एडमिनिस्ट्रेशन में भारत में, वहां नक्सलवाद ज्यादा है। वो कहते हैं कि जब बाहर की एक शक्ति आती है तो वो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करती है उसकी वजह से डिस्कंटेंट बढ़ा, और वो 3 मेन कारण देते हैं। वो कहते हैं कि जहां जहां अंग्रेज आए वहां उन्होंने जमींदारी जैसे सिस्टम्स के जरिए जो भूमि थी उसमें जो इनइक्वालिटी थी भूमि के ओनरशिप में, वो इन्हें अनइक्वल किया कि भाई अपर कास्ट ज्यादा जमीन लेगा और लोअर कास्ट या शेड्यूल कास्ट 0 लैंड है। तो उन्होंने एक रिजेंटमेंट जनरेट हुई नीचे के तबके में। दूसरा, उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम जो ऑलरेडी एक भारत की सच्चाई था उसको अंग्रेजों ने और रिजिड किया, रैंकिंग कर दी कि ये टॉप है, ये बॉटम है, ये मिडल है। तो उससे क्या हुआ कि जो नीचे की कास्ट थी उनमें और रिजेंटमेंट बढ़ी। और आखिरी की अंग्रेजों ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां अपर कास्ट की ऐसी हेजेमनी थी, डोमिनेशन था, कि लोअर कास्ट ग्रुप्स को अगर कोई प्रॉब्लम थी भी तो उनकी सुनवाई ठीक से नहीं हुई। मोटा मोटी कहने का यह मतलब है, इस पेपर के अनुसार एक ऐसा माहौल तैयार किया अंग्रेजों ने जहां जहां उन्होंने शासन डायरेक्टली किया, जहां जो नीचे की कास्ट थे और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनमें रिजेंटमेंट जागी।
अब डायरेक्ट रूल का मतलब क्या था कि देखिए जब अंग्रेज आए तो ऐसा नहीं था कि वो पूरे भारत पर उन्होंने खुद ही शासन किया। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां भारत के ही राजा महाराजा रूल कर रहे थे, लेकिन वो अंग्रेजों के नीचे माने जाते थे, उनके सबऑर्डिनेट माने जाते थे। और वहीं कई इलाके ऐसे थे जहां अंग्रेज डायरेक्ट रूल करते थे। उदाहरण के तौर पर राजपूताना का जो इलाका था राजस्थान का, उसमें कई ऐसे राजे रजवाड़े थे जो खुद करते थे रूल, लेकिन अंग्रेजों की लाइन पर चलते थे। वहीं अगर आप चले जाइए मद्रास प्रेसिडेंसी में, तमिलनाडु जैसे इलाके, वो पूरे अंग्रेजों के अंडर थे, उसमें कोई बीच में राजे रजवाड़े नहीं थे। तो ये पेपर कहता है कि जहां अंग्रेज स्वयं पूरी प्रशासन चला रहे थे, जैसे यूपी भी एक उदाहरण है, वहां पर भी राजे रजवाड़ों के नाम पर बहुत कम ऐसे एरियाज थे, तो वहां नक्सलिज्म बढ़ा। अब इसका काउंटर लेकिन ये है कि ऐसे कई ऐसे इलाके हैं जहां अंग्रेज एक्चुअली नहीं थे डायरेक्ट रूल में, लेकिन नक्सलिज्म सबसे ज्यादा वहीं बढ़ा। और उसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल साउथ छत्तीसगढ़ का है, जैसे बस्तर जैसे सिनोनिमस है माओइज्म के साथ। तो बस्तर में एक्चुअली अंग्रेज डायरेक्टली रूल नहीं करते थे। तेलंगाना के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे निजाम का रूल था, वहां भी अंग्रेज डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, लेकिन ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां नक्सलिज्म बहुत बढ़ा आगे जाकर। तो ऐसा कैसे हुआ? करेक्ट। तो उसके लिए हम जाते हैं अगली दो स्टडीज पे, और अगली दो स्टडीज जो है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट हमको आकलन देती हैं। ये कहती है कि एक्चुअली जहां अंग्रेज नहीं थे वहां ज्यादा एलडब्ल्यूई हुआ, जहां पे जो लोकल राजे रजवाड़े थे या जो जमींदार थे वहां ज्यादा नक्सलिज्म बढ़ा आगे जाकर। और ये एक अलग ट्रेजेक्टरी समझाता है ये पेपर, और ये पेपर लिखा है शिवाजी मुखर्जी ने। इनके दो पेपर्स एक्चुअली हम साइट करेंगे और दोनों का ही निष्कर्ष सेम है। तो बेसिकली ये पेपर कहता है कि देखिए जहां पे भारतीय राजे रजवाड़े या जमींदार थे पावर में, उन इलाकों में डेवलपमेंट कम हुई, क्योंकि वहां पर जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों ने अपने इलाकों में डेवलप की वो नहीं हुई पहली बार। तो वहां पे अफसरशाही इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा कि एक नेशन स्टेट बनाया अंग्रेजों ने। भाई भारत तो राजे रजवाड़े थे, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कई इलाकों में नेशन स्टेट के इंस्टीट्यूशंस बनाए। वो देखिए वो पुलिस चौकी होगी, उसमें कोर्ट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जहां जहां अंग्रेज डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे वहां पर ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए, जिसकी वजह से जो निचली जाति वगैरह के लोग थे या जो ट्राइबल ग्रुप्स के लोग थे वो इस पूरे प्रोसेस से बाहर रहे। तो वो वंचित रहे उस प्रोसेस से जिनमें उनको एक्चुअली जुड़ना था मेन स्ट्रीम में, जो इस पेपर के अनुसार उन इलाकों में ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ जहां अंग्रेज डायरेक्टली पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे। अब लोग कहेंगे कि देखिए ऐसा नहीं है, अंग्रेज भी बहुत शोषण करते थे, लेकिन हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जहां अंग्रेज करते वहां ये 100% हुआ, नहीं, हम ये कह रहे हैं जहां अंग्रेज शासन कर रहे थे इस पेपर के अनुसार वहां ये थोड़ा सा बेहतर हुआ बनिस्बत उन इलाकों के जहां पे लोकल भारतीय राजे रजवाड़े या जमींदार शासन कर रहे थे। तो अंततः इस पेपर का निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आप उन इलाकों को देखें जहां भारतीय राजे रजवाड़े थे, तो वो इलाकों में डेवलपमेंट वीक है, स्टेट कैपेसिटी कम है, और दूसरी बात जो ये लोअर कास्ट और ट्राइबल ग्रुप्स है ये वंचित महसूस कर रहे थे अपने आप को। इस वजह से एलडब्ल्यूई के लिए एक बहुत ही मुफीद सा माहौल बना, जिसकी वजह से वहां पर आगे जाकर ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको मिली। इन्हीं ऑथर की जो अगली स्टडी है वो माइक्रो लेवल पे जाती है। वो छत्तीसगढ़ का खास एग्जाम्पल लेकर हमें यह बताती है। छत्तीसगढ़ को देखिए आप, और अगले हम स्लाइड पे जाएंगे, इसको जूम इन करेंगे मैप को, तो संकेत ये कंबाइंड एमपी का मैप है अंग्रेजों के जमाने का, दाएं हाथ पे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करिएगा ईस्टर्न साइड पे आपको छत्तीसगढ़ दिख जाएगा। ऊपर एक चोंच निकल रही है और वो नीचे को जा रहा है ना। आप देखिए वो जो ऊपर का एक पीला हिस्सा है और नीचे का जो पीला हिस्सा है वो दोनों पुराने रजवाड़े हैं, एक सरगुजा के इलाके का नॉर्थ और एक बस्तर के इलाके का साउथ। और ये पेपर कहता है कि जो बीच का इलाका है गुलाबी छत्तीसगढ़ का, वो डायरेक्ट अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन जो ये नॉर्थ और साउथ का था जो मैंने आपको बताया जो पीले में है, ये भारतीय रजवाड़े थे। और संकेत ये बात सत्य है कि छत्तीसगढ़ की नक्सलाइट प्रॉब्लम इन्हीं नॉर्थ और सदर्न रीजन्स की है। जो बीच का गुलाबी एरिया है वहां नक्सलाइट प्रॉब्लम इतनी नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो इस एनालिसिस से उनकी थ्योरी को बल मिलता है
कि जहां भारतीय राजे रजवाड़े थे वहां नक्सलिज्म ज्यादा पनपा आगे जाके। और छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल में खासकर शिवाजी मुखर्जी जो ऑथर है इस पेपर के भी, वो ये कहते हैं कि एक तो हमने कहा कि राजे रजवाड़े जहां थे वहां पे अफसरशाही ज्यादा अच्छी नहीं बनी, वहां पे स्टेट कैपेसिटी अच्छी नहीं बनी। दूसरा उसमें एक चीज और ले आते हैं ये कि क्योंकि छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं जमीन के अंदर, तो क्योंकि लोकल प्रिंसेस थे तो वहां पर वो जो मिनरल वेल्थ थी उनका जो फायदा था वो लोकल पॉपुलेशंस को नहीं मिला, ना ट्राइबल्स को ना लोअर कास्ट ग्रुप्स को, और वो सब डाइवर्ट कर दिया गया। और ये हुआ विद द कंसेंट ऑफ द लोकल प्रिंसेस एंड द लोकल लैंडलॉर्ड्स। और जब हमें आजादी भी मिल गई तो उसके बाद भी इन सिस्टम्स में कुछ खास बदलाव नहीं आया। तो एक जो बीज बोया गया था कि ये राजे रजवाड़े का इलाका है या अंग्रेजों का इलाका है, वहां पर मिनरल वेल्थ है, यहां पे मिनरल वेल्थ नहीं है, तो उसका पूरा कॉम्बिनेशन हम आजादी के बाद भी कहीं ना कहीं उसको अंडू नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं इस वजह से इन इलाकों में एलडब्ल्यूई के लिए एक बहुत ही मुफीद माहौल बना, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ आज भी सफर कर रहा है। और खासकर अब जो सदर्न बेल्ट है, जो बस्तर की, वहां ज्यादा प्रॉब्लम है। नॉर्थ की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो चुकी है, बट साउथ में अभी भी ये प्रॉब्लम है। ये सब हम जब इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं संकेत, तो कितना फैशनेबली हम बोल देते हैं वहां नक्सल इन्फ्लुएंस है और हम निकल जाते हैं वो बात बोल के। लेकिन अगर हम उसकी हिस्टोरिकल रूट्स में जाएं, सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, बहुत कुछ समझ में आता है। और एक आखिरी पेपर पर यहाँ पर डॉक्टर बत्रा, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता था कि देखिए ये जो आप पूरा एरियाज अंडर कंट्रोल बता रहे हैं, ये सब आजादी से पहले का मामला है। करेक्ट। और जो पूरा नक्सलवाड़ी आंदोलन, माओवाद शुरू हुआ, वो शुरू हुआ आजादी के बाद। तो क्या आजादी मिलने के भी बहुत साल बाद तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया और इस प्रॉब्लम को पनपने दिया गया? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको दो बातें बताऊंगा इसमें, जहां से आप आते हैं, अवध से। तो मेरा जो क्योंकि रिसर्च अवध पर बहुत रहा है, देखिए ऐसा हुआ था कि आजादी के बाद बहुत सी ऐसी पॉलिसीज लाई गई थी कई राज्यों में, जिनके अनुसार जमींदारी पूरी खत्म हो जानी चाहिए थी। जो जमीन के पट्टे बड़े जमींदारों के पास थे वो सब बट जाने चाहिए थे। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उन पॉलिसीज के लागू होने के बाद भी कई ऐसे इलाके थे जहां वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई, और अवध एक उदाहरण है उसका। ऐसे ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर डिस्पाइट न्यू पॉलिसीज, उनकी इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि ऑलरेडी इतने इंट्रेंच्ड इंटरेस्ट थे इन लोगों की, जिसे कहते हैं ना हम लोग कोलोकियल, इनकी सेटिंग है। तो लोकल जो राजे रजवाड़े या जमींदार, उनकी सेटिंग इतनी जबरदस्त थी कि सरकार की पॉलिसी भी कुछ खास बदलाव नहीं ला पाई। लेकिन जहां पर बदलाव ला पाई, वहां पर आप देखिए कि डिस्पाइट देयर बीइंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स, नक्सलिज्म नहीं पनपा। उदाहरण, अब नक्सलबाड़ी कहां है? बंगाल में। आप बंगाल में देखिए, बंगाल में इंसिडेंट्स लगभग कुछ भी नहीं है नक्सलिज्म के। केरल में भी एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ट्रैवनकोर का, लेकिन केरल में तो हम नहीं देखते कि कोई नक्सल अफेक्टेड कोई वायलेंस ज्यादा हो रही है या कोई कैजुअलिटीज हो रही है। कारण ये कि इन राज्यों में लेफ्ट की सरकारें जब आई तो उन्होंने काफी सारी पॉलिसीज पर वॉर फुटिंग पे काम किया आजादी के बाद। बंगाल की तो भूमि डिस्ट्रीब्यूशन की जो पॉलिसी है वो मतलब उसकी तो वो तो पढ़ाई जाती है क्लासेस में कि जिस तरीके से वो की गई। अब सबको वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन हम जिस टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं उसके जो मूल एसेंस पर उन पॉलिसीज ने अटैक किया। और क्योंकि इन कुछ राज्यों में वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी की गई, इस वजह से आप देखेंगे कि हालांकि जीरो तो नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जीरो सपोर्ट होगा। अब जैसे वहां जंगल महल का इलाका है बंगाल में, वहां पे होता है, मतलब ऐसा जो जानकारी मुझे है। लेकिन द प्रॉब्लम इज नॉट एज सिवियर एज झारखंड और छत्तीसगढ़। कहने का मतलब संकेत ये, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं एक बार जब वो जम गई ना, तो वो उनको आप चाहे ऑफिशियली हटा भी दें, लेकिन वो अनऑफिशियली जमीन की सतह के नीचे चलती रहती है। वो जो माहौल है वो बना रहता है। वो माहौल इंक्रीमेंटल चेंज से नहीं बदलता, या तो वो इंक्रीमेंटल चेंज से बदलेगा तो बहुत समय लेगा, और या उसे खदेड़ना पड़ता है। और खदेड़ने का पॉलिटिकल विल और साहस हमेशा नहीं होता पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस में। मेरा एक सवाल आपसे ये था कि देखिए नक्सलवाद, माओवाद एक कारण बता करके आया,
किसी भी कारण में अगर आप हिंसा को जायज ठहराने लगें तो वो कारण अपने आप में, मतलब आप अपना पर्पस डिफीट करने जैसा काम करते हैं, जो यहाँ पर बहुत हद तक इन मूवमेंट्स के, मतलब वो कॉज जस्ट होगी, लेकिन वो जिस तरीके से उसको अपनाया गया और जो किया गया वो आज एक ऐसी स्थिति ले आया है कि वो कॉज के साथ ही उस समस्या का समाधान किया जा रहा है कि जो हिंसा कर रहे हैं उनको भी मिटाओ। तो यहां पर मेरा सवाल यह है कि जो मेन मुद्दा था जिसकी वजह से वो आंदोलन किया, वो मुद्दा आज कहां है? आप माओवादियों को तो मार गिराएंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन उस मुद्दे का क्या? बिल्कुल, क्योंकि तो जैसे जैसे आप वो मुद्दा खत्म कर देंगे तो कोई वजह नहीं रहेगी फिर लोगों को सपोर्ट करने की, माओवादियों को, जो करते भी हैं। मैं आपका जवाब देने से पहले एक आखिरी स्लाइड पर जाऊंगा क्योंकि उसका जवाब जुड़ा हुआ है आपके इस सवाल से। ठीक है, उसका जो कंटेंट है, तो आखिरी जो स्लाइड है वो पेपर बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और वो रिसर्च आर्टिकल जो है वो ये बताता है, इसके आखिरी अगला जो है वो ये हमें बताता है कि भारत में ऐसी कई आर्थिक नीतियां हैं जिनके पास वो पोटेंशियल है कि वो माओवाद को आर्थिक रूप से इररिलेवेंट कर दें, सामाजिक और आर्थिक रूप से, जो आपने अभी जिक्र किया। एक तो है ये ऑपरेशंस, जिससे आप उन आर्म्ड मिलिटेंट्स को मारेंगे जिनका एक स्ट्रक्चर बन गया है, जिनके पास इंसेंटिव है वायलेंस करने का। लेकिन उन लोगों का क्या जो उनको पब्लिक सपोर्ट देकर उनका बेस बनाते हैं, जो पॉपुलर सपोर्ट उनको देते हैं, उनकी जरूरतें सरकार पूरी कर दे तो वो वहां क्यों जाएं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है संकेत। और इस कड़ी में अगर आप इस पेपर को देखें जो आदित्य दास गुप्ता, किशोर गवांडे और देवेश कपूर ने लिखा है, 2017 का ये पेपर है, नरेगा ने दिखाया, नरेगा को लेकर ये एविडेंस है इस पेपर में कि जहां जहां नरेगा रोल आउट हुआ वहां ऐसे कई जिले थे जहां माओइज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज घटी, एलडब्ल्यू एक्टिविटी घटी, लेकिन एक शर्त थी बस कि ये ज्यादातर उन इलाकों में देखा गया जहां पर ऑलरेडी स्टेट कैपेसिटी और अफसरशाही एफिशिएंट थी। मतलब ऐसा नहीं कि केवल नरेगा चालू कर दोगे तो काम हो जाएगा, उसका लास्ट माइल इंप्लीमेंटेशन जहां जहां अच्छे से हुआ वहां माओवाद कम हुआ, ये एविडेंस हमें मिलता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इट इज वेरी इजी टू से स्टेट कैपेसिटी बना दो, लेकिन जब एक आईएएस अफसर बस्तर जाता है या कांकेर जाता है और उसे धमकी मिलती है कि उड़ा देंगे अफसर, तुम्हारा घर उड़ा देंगे, तो कौन सा अच्छा अफसर वहां जाना चाहेगा? तो ये एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम है संकेत, कि आप चाहते हैं कि पॉलिसी से माओवाद हटे, तो उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन बेहतर होनी चाहिए, उस इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको टैलेंट वहां चाहिए। लेकिन यही तो माओवादियों का इंसेंटिव है, जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं, कि अगर कोई व्यक्ति यहां काम करने सही में आएगा और उसने कुछ कर दिया अच्छा, तो जो हमारा सपोर्ट बेस है वो चला जाएगा टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं मानता हूं ये ऑपरेशन जरूरी हैं टू क्रिपल द आर्म्ड स्ट्रक्चर्स। लेकिन जो आपने कहा, दिस इज नॉट सफिशिएंट। साथ साथ आपको लोगों को भी अपनी तरफ करना, मुझे लगता है ये हुआ है काफी हद तक। अगर आप वोटर टर्नआउट देखें, आप पॉलिसीज देखें जो गई हैं जमीन पर, मुझे नहीं लगता कि अगर ये सिर्फ आर्म्ड ऑपरेशंस हो रहे होते तो आपको इतना डिप दिखता। ये हुआ है, कुछ कई जगह कम, कई जगह ज्यादा हुआ होगा, लेकिन असर पड़ा है इन पॉलिसीज का भी। तो आपका सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है कि मुद्दे का क्या। मुझे लगता है वो मुद्दे पे अटैक हो रहा है, लेकिन क्या हम और बेहतर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस, हम इसको और तेजी से कर सकते हैं। हम अगर अपने छोटे गेन्स को भूलकर बड़े लॉन्ग टर्म गेन्स को देखें, पॉलिटिकली और अच्छे से भी हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है, अपनी पेस पर हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और एक आखिरी बात की, कुछ लिटरेचर ये भी है, मतलब जो रिसर्च आर्टिकल्स को हम लिटरेचर बोलते हैं, कैसे जो बेस है माओवाद का, जो लोकल लोग हैं, चाहे वो यहां से हो चाहे वो हो वहां से हो, वो हमेशा फंसते हैं। उदाहरण के तौर पर संकेत, जब बारिश कम होती है माओवादी इलाकों में तो आपकी उपज कम हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं इन परिवारों के जहां माओवाद है, वो नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो या तो वो जाके बन जाते हैं पुलिस में इंफॉर्मेशन देने वाले, और या ये माओवादी संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं।
अगर पुलिस को पता चल गया कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं तो पुलिस की गोली खाएंगे, और अगर माओवादियों को पता चल गया कि ये पुलिस के लिए जानकारी दे रहे हैं तो उनकी गोली खाएंगे। तो वहां पे रहना कोई बहुत आसान काम नहीं है। हमें 3 स्टेक होल्डर्स को अलग से देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड माओइस्ट लीडरशिप एंड द पीपल हु आर कॉट इन द क्रॉस फायर। और उन लोगों को कई कबार बहुत कन्वीनियंटली पेंट कर दिया जाता है ये माओइस्ट सिंपथाइजर है। मुझे नहीं लगता ये इतना सिंपल है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो कोई है वो है इकोनॉमिक इंसेंटिव। अगर आप, जो आपने बात की, अगर आप उसका ध्यान रख लेंगे तो काफी हद तक चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। साथ साथ ये ऑपरेशंस तो चल ही रहे। बिल्कुल डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा एक ब्रीफ टूर देने के लिए कि ये नक्सलवाद की समस्या, माओवाद की समस्या क्यों आई, कितनी विराट हो गई, किस तरीके से एक समस्या के समाधान के लिए, उसके निवारण के लिए जो आप एक आर्म्ड मूवमेंट लेकर के आए, और कैसे आप वो समाधान ही नहीं होने दे रहे थे, और अगर समाधान करने का प्रयास किया जा रहा था तो आप उसको रोक रहे थे क्योंकि आपका वजूद निपट जाता, और अब कैसे उसको धीरे धीरे एकदम सिकुड़ा दिया गया है। पूरी तरीके से अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई आपको उसका एक उदाहरण देने का प्रयास यहां पर इस कार्यक्रम में किया। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे पाठशाला के एक और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।